हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 8 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है परिवार और समुदाय, के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपके अध्याय 1 से लेकर 6 तक सभी की संपूर्ण व्याख्या नोट्स के साथ मैंने करवा दी है और इसके अलावा आपकी वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है और विज्ञान विषय की क्लासेस भी चल रही है। तो वो सब क्लासेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है या फिर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 9, परिवार और समुदाय के समस्त प्रश्नों की। पहले हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पाठ के पीछे जो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है जो पृष्ठ संख्या 137 पर है। पहला प्रश्न है कि जो परिवार इकाई है वो क्यों महत्वपूर्ण है, यानी हमारे समाज या समुदाय की एक इकाई है परिवार, ये महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर देखो, दोनों ही चित्र है वो आपको परिवार के दिख रहे होंगे। पहला परिवार है, ये एक बड़ा परिवार है, इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा परिवार है, एक संयुक्त परिवार है जहां पर देखो माता पिता दादा दादी बच्चे सारे शामिल हैं। वही दूसरे चित्र के अंदर दादा दादी है और उनके बच्चे यानी पोता और पोती है। तो परिवार जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार और दूसरा एक छोटा सा परिवार जिसे हम एकल परिवार कह सकते हैं। अब बात ये नहीं है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, बात यह है कि परिवार महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं। तो देखो लाडलो, कि जो परिवार है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। किसी भी समाज की, चाहे वो छोटा समाज हो या एक बड़ा समाज हो, समाज की सबसे छोटी मूलभूत और जो सबसे प्राचीन इकाई है वो है परिवार। यानी परिवार से मिलके ही या परिवारों के समूह से मिलके ही समाज अथवा समुदाय का निर्माण होता है। तो परिवार किसी भी समाज की सबसे मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है और जो परिवार है वो अपने सदस्यों को भावनात्मक रूप से यानी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक संयोग प्रदान करता है। एक परिवार अपने सदस्यों को मानसिक रूप से यानी भावनात्मक रूप से मजबूती देने का काम करता है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सहयोग अथवा मजबूती देने का काम करता है, ताकि जो परिवार के सदस्य है वो क्या बन सके, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सके। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हैं, भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिससे प्रेम, देखभाल और अपनेपन की भावना भी बढ़ती है और परिवार के सदस्य सभी मिलजुल कर अपनी जीवन यापन को आगे बढ़ाते हैं अथवा अपनी जीविका को चलाते हैं। देखो यहाँ पर एक चित्र के अंदर, यहाँ पर माता पिता और इनके क्या है, इनके बच्चे हैं। ये देखो आपस में मिलकर किस तरह एक दूसरे को भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सहयोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, काम का बंटवारा भी कर रहे हैं, ताकि वे एक दूसरे की भूमिकाओं को अच्छे से समझे और वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। अतः किसी भी समाज के विकास के लिए या समाज अच्छे से पनपे, समाज अच्छे से विकसित हो, उसके लिए उसमें एक अच्छे परिवार का होना जरूरी। एक अच्छे परिवार से ही इसका निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। समुदाय क्या है और इसकी भूमिका क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है, समुदाय क्या है, सोसाइटी क्या है। समुदाय मतलब सोसाइटी। आपने सोसाइटी सबने सुना है कि सोसाइटी क्या होती है और इसकी भूमिका क्या है। तो देखो, समुदाय या सोसाइटी वो जगह है
जो यानी समुदाय वे लोग हैं या लोगों का वो समूह है जहां वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संसाधनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यानी जब कई सारे लोगों का समूह एक साथ रहने लग जाता है, जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, वहां पर से 100, 150, 200 परिवार एक साथ एक ही एरिया के अंदर रहते हैं। तो समुदाय उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो संसाधन उनके पास मौजूद है उनकी आपस में साझेदारी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो पहले चित्र के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, लोग पेड़ पौधों के रोपण के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और काम को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा चित्र किसी त्योहार का है, तीसरा चित्र भी इस तरह किसी कार्य निर्माण का चल रहा है, चौथा चित्र इधर सड़क निर्माण का है, इधर ये वाला चित्र खेती से संबंधित है या जल संसाधन से संबंधित है और ये अंत वाला चित्र भी किसी न किसी काम को लेकर है। तो जब कई सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं और किसी कार्य को करने के लिए वो सब लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं या सब लोग मिलकर उस कार्य को संपन्न करते हैं, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। और इसकी भूमिका क्या है कि समुदाय की मदद से बड़ा सा बड़ा या बड़े से बड़ा, चाहे कोई आपदा हो, कोई काम हो, कोई सामाजिक कार्य हो, कोई उत्सव हो, सभी कार्य आसानी से एक दूसरे के संयोग से बिना किसी जोखिम के पूरे हो जाते हैं। तो ये समुदाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। आगे बात करते हैं पेज संख्या 138 पर। पहला है, आप अपने आस पड़ोस में किस प्रकार के परिवार देखते हैं। तो देखो हम अपने आसपास के अंदर एक तो एकल माता पिता वाले परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, और दूसरा दादा दादी वाले परिवार और रिश्तेदारों सहित संयुक्त परिवार। तो हम अपने आसपास कितने तरीके के परिवार देखते हैं, दो तरीके के, एक है एकल परिवार और दूसरा है आपका संयुक्त परिवार। कितनी तरीके फैमिली देखते हैं, एक देखते हैं सिंगल और दूसरी ज्वाइंट फैमिली। एकल परिवार में देखो क्या क्या होता है, तो एकल परिवार के अंदर केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में क्या होता है, केवल माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। जैसे पहला चित्र ये एकल परिवार का है, दूसरा भी एकल का है ना। इसी तरह ये तीसरा भी एकल का ही दिख रहा है। लेकिन ये जो परिवार दिख रहे हैं ऊपर वाला और ये वाला, ये कौन से परिवार है, संयुक्त परिवार। तो जिस परिवार में केवल माता पिता और उनकी संतान रहती है उसको बोलेंगे एकल परिवार। और जिस परिवार में माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, उनके साथ बुआ, फूफा, मासा, मासी, ऐसे कई सारे लोगों का समूह मिलकर रहता है, काका काकी, है ना, चाचा चाची, तो ऐसे लोगों के परिवार को क्या कहेंगे, हम संयुक्त परिवार कहेंगे। तो हम अपने आजकल अपने आसपास के क्षेत्र में ज्यादातर एकल परिवार ही देखते हैं, लेकिन गांवों के अंदर आज भी संयुक्त परिवार देखने को हमें मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, किस प्रकार के परिवार आजकल ज्यादा प्रचलित है और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देखो आजकल अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो ज्यादातर कौन से परिवार प्रचलित है, एकल परिवार, जिसमें केवल आपके माता पिता होंगे और माता पिता के साथ उनकी क्या होगी, उनकी संतानें होगी। ऐसे परिवार को कहेंगे एकल परिवार। ऐसा इसलिए है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं, अब शहरों के अंदर काम करते हैं और सिर्फ माता पिता और बच्चों के साथ छोटे परिवारों में रहना वो पसंद करते हैं। इसके अलावा शहरों में जगह भी सीमित होती है और छोटे परिवारों का प्रबंधन भी शहरों के अंदर आसानी से हो जाता है। अतः आजकल ज्यादातर हम शहरों के अंदर हो या गांव के अंदर ज्यादातर एकल परिवार ही देखने को हमें मिलते हैं। हालांकि गांवों के अंदर कहीं कहीं संयुक्त परिवार भी हमें देखने को जरूर मिलते हैं, है ना। आगे बात करें प्रश्न संख्या 140 पर, क्या दिया हुआ है, आपके परिवार में कौन तय करता है कि बाजार से क्या खरीदना है। देखो बाजार से क्या खरीदना है ये कौन डिसाइड करता है, तो मेरे परिवार में ज्यादातर मेरे माता पिता है
वो ही ये निर्धारण करते हैं कि बाजार से क्या चीजें खरीदनी है। अगला देखो, आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो सीधी सी बात है, मेरे घर के अंदर मेरी जो माँ है वो खाना बनाती है, और कभी कभी मेरे पिताजी है वो भी उस काम के अंदर मदद किया करते हैं। अगला है, आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है? तो मेरे परिवार में मेरे जो दादाजी है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। चौथा, आपके घर में फर्श को कौन साफ करता है? तो हमारे घर के अंदर एक सहायक है जो फर्श साफ करता है, और कभी कभी ये काम मेरी माँ भी कर लेती है। अगला, आपके घर में बर्तन कौन धोता है? तो हमारे घर के अंदर जो हेल्पर है वो बर्तन धोता है, लेकिन छुट्टियों में हम सब मिलकर उनकी मदद भी करते हैं, या जनरली ज्यादातर घरों में जो माँ या बहन होती है वही ये काम किया करती है। आप अपनी इच्छा अनुसार भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। छठा है, होमवर्क करने में आपकी मदद कौन करता है? तो होमवर्क करने के अंदर मेरी जो मदद है वो मेरी बड़ी बहन, और कभी कभी मेरे पिताजी हैं वो भी होमवर्क के अंदर मेरी मदद कर देते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी मर्जी से भी अलग अलग लिख सकते हैं। आगे देखो, प्रश्न संख्या 141, 7 सदस्यों वाले एक परिवार का एक सरल वृक्ष बनाओ। कितने परिवार का? 7 सदस्यों वाले परिवार का। देखो यहां पर सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट यानी दादा दादी, फिर पेरेंट, पेरेंट यानी कि माता और पिता, है ना, माता और पिता, या दो परिवार है इनके, समझ लीजिए दो बच्चे हैं, तो ये भी माता पिता हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे पिता माता या माता पिता। यानी भाई दादा दादी के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, ये एक और ये दो। अब इनके प्रत्येक के कितने बच्चे हैं? दो दो। देखो ये पहला बच्चा है ना, यहां पर लिख सकते हैं प्रथम बच्चा, और ये द्वितीय बच्चा। इसी तरह आपके अंकल के भी दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा ये हो गया और एक बच्चा ये हो गया। तो देखो दादा दादी है, दादा दादी के दो बेटे हैं, है ना, और दोनों बेटों के कितने बच्चे हैं? दो दो बच्चे हैं। तो ये 7 परिवार के सदस्यों का क्या हो गया? एक ट्री हो गया। दादा दादी, इनके दो बच्चे हैं, और प्रत्येक के फिर से दो दो बच्चे हैं। आगे बात करें हम, अगला जो है आपका प्रश्न कि, है ना, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके काम का नहीं है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तीसरा है, आपको क्या लगता है कि शालिनी के माता पिता ने सबके लिए कपड़े क्यों खरीदे? प्रश्न क्या कह रहा है कि इस अध्याय को जब आपने पढ़ा तो आपको क्या लगता है कि शालिनी के जो माता पिता थे उन्होंने सबके लिए कपड़े क्यों खरीदे? तो देखो, पारिवारिक रिश्ते प्यार, देखभाल और स्नेह पर आधारित होते हैं। परिवार के अंदर जो रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे के प्रति प्यार, देखभाल और स्नेह पर आधारित होते हैं, और परिवार के प्रत्येक सदस्य की दूसरे सदस्यों के प्रति एक भूमिका और क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। एक संयुक्त परिवार में हम कह सकते हैं कि एक परिवार के सदस्य की दूसरे परिवार के सदस्यों के प्रति एक भूमिका और जिम्मेदारी तय होती है। शालिनी के जो माता पिता है वो उसके चाचा चाची के प्रति अपना प्यार और समर्थन दिखाने के लिए सभी के लिए उन्होंने क्या खरीदे? कपड़े खरीदे। यानी जो चाचा, शालिनी के जो माता पिता है वो जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार वो अपने चाचा चाची यानी भाई बहन और उनके बच्चों से भी करते हैं, और अपने भाई और भाभी तथा अपने भाई के जो बच्चे हैं, भतीजा और भतीजी, उनके प्रति भी वो ऐसा ही प्रेम का व्यवहार रखते हैं। अतः अपने प्यार को और अपने समर्थन को उनके प्रति दर्शाने के लिए इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाई के बच्चों के लिए भी क्या खरीदे? कपड़े खरीदे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे आज भी गांवों में होता है कि त्योहारों के ऊपर, जैसे जो बड़ा भाई होता है या जो आपका जो बिजनेसमैन होता है या जो ज्यादा कमाई करता है, वो त्योहार पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए क्या खरीद के देता है? कपड़े खरीद कर देता है। जैसे आजकल गांवों में भी होता है कि जब किसी की शादी होती है, तो जिस घर में शादी होती है वो अपने भाई भाभी बच्चों सबके लिए वो कपड़े खरीद कर लाते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह को वो दिखाते हैं कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, और किसी से कोई भेदभाव की भावना वो या उच्च नीच की भावना वो नहीं रखते हैं।
आगे बात करें, देखो ये दूसरा प्रश्न ही था, यह ना ये गलती से नंबर प्रिंट हो गया है, ये दूसरा प्रश्न ही है। आगे बात करें तीसरा, यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते? यदि आप शालिनी की जगह पर होते तो क्या करते? देखो अगर मैं शालिनी की जगह होती तो मुझे खुशी और कृतज्ञता महसूस होती कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को ओणम के त्योहार पर नए कपड़े मिले हैं। यानी मैं अपने आप में खुश होती और इस बात का शुक्र अदा करती कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को त्योहार पर नए कपड़े मिले हैं। अगर मुझे रेशमी कपड़े की बजाय सादा सूती कपड़ा भी पहनना पड़े तो भी मैं क्या रहती, संतुष्ट रहती, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे की क्या करे, परवाह करे। परिवार में सभी को एक साथ खुश देखना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो मैं भी ठीक उसी तरह व्यवहार करता जैसे शालिनी ने किया है। जिस तरह शालिनी अपने परिवार के सभी सदस्यों के जब नए कपड़े उसके माता पिता खरीद कर लाए तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली। उसे ये कभी नहीं लगा कि कपड़े केवल उसके लिए होने चाहिए थे और उसके जो दूसरे भाई बहन है उनके लिए नहीं होने चाहिए। तो यानी अगर शालिनी की जगह मैं भी होता, अगर शालिनी की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता कि परिवार के सदस्य सभी एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की परवाह करें और सभी एक साथ मिलकर खुश रहे। यही सबसे बड़ी चीज मायने रखती है। आगे बढ़े हम, अगला प्रश्न है, तेनजीन के पिता विशेष खर्चों के लिए अपनी पत्नी से परामर्श क्यों करते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि तेनजीन के जो पिता है अगर उन्हें कोई विशेष खर्चा करना होता था तो पहले वो इस बारे में उनकी पत्नी से क्या करते थे, परामर्श लेते थे या डिस्कस करते थे। ऐसा क्यों करते थे? देखो तेनजीन के पिता विशेष खर्च करने से पहले अपनी पत्नी से सलाह लेते हैं, क्योंकि कई परिवारों के अंदर महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय मिलकर लिए जाते हैं। कई सारे फैमिली के अंदर क्या होता है कि जब भी रुपए पैसों से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो परिवार के सदस्य मिलकर लेते हैं, जिसमें एक दूसरे की राय का सम्मान भी होता है और यह सुनिश्चित होता है कि घर के बजट के प्रबंधन में दोनों साथी क्या हो, दोनों साथी शामिल हो। अपनी पत्नी से सलाह लेने से उन्हें अपने पैसों की योजना समझदारी से बनाने और परिवार की जरूरतों को जिम्मेदारी से पूरा करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। और इससे एक टीम के रूप में निर्णय लेने से उनकी साझेदारी भी आपस में क्या होती है, मजबूत होती है। तो यानी कभी भी हमें भी जब पैसों से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो हमें सदैव अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के सदस्यों के साथ उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग राय होती है। हो सकता है उनमें से किसी की राय बेहतर हो और आपको एक बेहतर निर्णय लेने में वो मदद करे। अतः हमेशा ये जरूरी है कि परिवार के अंदर जो वित्तीय पैसों से संबंधित कोई अगर बड़े निर्णय हैं तो उनको सबके साथ मिलजुल कर सबकी राय के अनुसार लेना चाहिए, ताकि परिवार भी अच्छे से चल सके, परिवार पर कोई बोझ भी न पड़े और सबकी जरूरतें भी पूरी हो जाए। अगला देखो, घरेलू कामों में उसकी भागीदारी के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? देखो जो तेंजिन के पिता है, तेंजिन के पिता के घर के कामों में हाथ बटाना मुझे बहुत अच्छा और प्रेरित करता है। तेंजिन के जो पिता है वो घर के कामों के अंदर क्या करते थे, हाथ बटाते थे और ये बात मुझे बहुत अच्छी और प्रेरित करती है। इससे ये चीज पता चलती है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी भूमिका कुछ भी हो। इससे परिवार मजबूत होता है और हमें यह सीख भी मिलती है कि घर का काम किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न होके सबकी जिम्मेदारी है। अतः हमें भी जब भी अपने काम से फुर्सत मिले तो हमें घर के कामों में एक दूसरे का हाथ जरूर बटाना चाहिए। इससे परिवार में मजबूती आती है और परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के कामों में जब हाथ बटाते हैं तो परिवार के सदस्यों में एकजुटता और भाईचारा भी बढ़ता है और सभी लोग एक दूसरे का काम कराने से अपने आप को खुशी भी प्रदान करते हैं अथवा खुशी का अनुभव भी वो किया करते हैं और कोई भी जो काम है वो भी आसानी से हो जाता है। आगे बात करें कि दादा दादी क्या भूमिका निभाते हैं, तो देखो तेंजिन के परिवार में जो दादा दादी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी दादी खाना बनाती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है, ज्ञान बांटती है। दादाजी है वो होमवर्क में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों को बस स्टॉप तक ले जाते हैं और कॉलोनी के लोगों की मदद करते हैं।
वे परिवार और समुदाय के देखभाल करने वाले, सहयोगी और एक सक्रिय क्या है, एक सक्रिय सदस्य है। तो इस तरह हमने अध्याय के दौरान पढ़ा है कि तेंजिन के परिवार में जो दादा दादी हैं वो अपना अलग अलग कार्य या अलग अलग रोल अदा करते हैं। दादी क्या करती है, खाना बनाती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है और ज्ञान बांटती है। दादाजी बच्चों के होमवर्क में मदद करते हैं, उन्हें बस स्टॉप तक ले जाते हैं, कॉलोनी के लोगों की मदद करते हैं। इस तरह वे परिवार और समुदाय के सबसे बुजुर्ग देखभाल करने वाले लोग हैं, सहयोगी है और परिवार के एक सक्रिय एक्टिव मेंबर्स भी हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 143 पर, भारत में किसी ऐसे परिवार की कहानी बनाएं जहां हम पारिवारिक मूल्यों का पालन होते हुए देखते हैं। इसे अपनी कक्षा में लिखकर या चित्र बनाकर आपको साझा भी करना है। देखो, शर्मा परिवार राजस्थान के एक गांव में रहता है। ये मैंने अपनी मर्जी से उदाहरण दिया है, आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। तो शर्मा परिवार है वो राजस्थान के एक गांव में रहता है, जिसमें श्री शर्मा, उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा, उनके बच्चे राज और प्रिया और श्री शर्मा के माता पिता, दादी जी और दादाजी ये शामिल हैं। पूरा परिवार सम्मान, सहयोग और शिक्षा जैसे मूल्यों का पालन करता है। राज और प्रिया हर सुबह अपने दादा दादी के पैर छूते हैं। श्रीमती शर्मा और दादी जी मिलकर घर के काम संभालती है। राज खेतों में अपने पिता की मदद करता है। दादाजी शाम को नैतिक कहानियां सुनाते हैं और त्योहारों के दौरान पूरा परिवार तैयारियों में हिस्सा लेता है। वे सब साथ मिलकर स्थानीय मंदिर जाते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को भी बल मिलता है। तो यानी ये एक उदाहरण है जिसके माध्यम से भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य अपने पारिवारिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, है ना। जैसे राज और प्रिया है, वो सुबह विद्यालय जाने से पहले दादा दादी के पैर छूते हैं, यानी उनका सम्मान कर रहे हैं। शर्मा और दादी जी मिलकर खाना बनाती है, यानी वो महिला होने के नाते घर की जिम्मेदारी पूरा कर रही है। राज, उसके पिताजी और दादाजी ये खेतों का काम संभालते हैं। इसके अलावा दादाजी शाम को आपके नैतिक कहानियां सुनाते हैं। सभी लोग त्योहार की कोई तैयारियों में पूरा सब मिलकर काम करते हैं। वे सब साथ मिलकर पूरे परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। तो इस तरह वो अपने परिवार या पारिवारिक मूल्यों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 147, अपने परिवार के बाहर उन सभी लोगों की सूची बनाएं जो किसी न किसी तरह से अपने काम में आपकी मदद कर रहे हैं। अपने परिवार के बाहर उन सभी लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जो किसी न किसी तरीके से आपके काम में मदद कर रहे हैं। देखो वो लोग कौन से हैं। सबसे पहले हैं हमारे शिक्षक गुरुजी। वो शिक्षा, मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे मुझे अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिले। दूसरा इंसान कौन सा है, मित्र। अब जो मित्र है वो भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और अध्ययन सहायता प्रदान करते हैं और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। फिर स्कूल प्रधानाचार्य, ये सुरक्षित अनुकूल शिक्षण वातावरण को सुनिश्चित करते हैं और स्कूल की गतिविधियों की देखरेख करते हैं। फिर ट्यूटर्स, जो हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो व्यक्तिगत शैक्षणिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कठिन विषयों के बारे में मेरी समझ में क्या होता है, सुधार होता है। बस चालक मुझे प्रतिदिन स्कूल से सुरक्षित रूप से घर ले आता है। पड़ोसी कभी कभी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे एक सहयोगी समुदाय का निर्माण भी होता है। डॉक्टर और नर्स उचित चिकित्सा देखभाल के साथ मेरे स्वास्थ्य और कल्याण को भी वो सुनिश्चित करते हैं। तो ये परिवार के बाहर वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह हमारी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। दूसरा देखो, आप किन प्रकार के समुदायों का हिस्सा है। तो देखो हम अपनी कॉलोनी की समिति का हिस्सा है, कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय का हिस्सा है, राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा है और नाट्य समूह का भी हिस्सा है। देखो यहाँ पर जैसे पहला चित्र है नाट्य समूह का, फिर ये दूसरा है खेल समूह का, फिर यहाँ पर कॉलोनी का है, अगला ये किसी खेल खेलने के दौरान का है। तो इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग समुदायों का हिस्सा जरूर होते हैं। अगला देखो, क्या स्कूल में कोई क्लब है जिसका आप हिस्सा है और यह काम कैसे करता है।
तो देखो स्कूल क्लब की भागीदारी, कि मैं अपने विद्यालय के अंदर विज्ञान क्लब का सदस्य हूं। तो विज्ञान क्लब है वो प्रयोगों, परियोजनाओं और चर्चाओं के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं का अन्वेषण करने के लिए साप्ताहिक बैठकें करता है। हमारे जी स्कूल के अंदर जो विज्ञान क्लब है, विज्ञान क्लब की जो सदस्य है वो हर सप्ताह अलग अलग प्रयोग, अलग अलग परियोजनाएं और चर्चाओं के माध्यम से अलग अलग वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोजबीन करने और उन्हें समझने के लिए साप्ताहिक बैठक करते हैं। इनके सदस्य विज्ञान मेलों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, वैज्ञानिकों के अतिथि व्याख्यान आयोजित करते हैं और पर्यावरण से संबंधित पहलों पर भी वो सहयोग करते हैं। और ये क्लब छात्रों में जिज्ञासा, टीम वर्क और विज्ञान के प्रति क्या करता है, प्रेम को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह आप अगर किसी और क्लब के सदस्य हैं, जैसे कोई खेल क्लब का हो सकता है, कोई कॉलोनी के अंदर स्वच्छता क्लब का हो सकता है, कोई विद्यालय के अंदर स्वच्छता ग्रुप का हो सकता है, एनसीसी का क्लब का हो सकता है, इस तरह अलग अलग क्लब का कोई भी सदस्य हो सकता है। और वो ये काम कैसे करते हैं और उनका फायदा क्या है वो आप अपनी इच्छा अनुसार भी लिख सकते हैं। आगे बात करें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अभी तक जो प्रश्न आपने पढ़े वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए थे, है ना, उनकी चर्चा हमने सबकी कर ली। अब बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है पाठ के पीछे जो दिए गए हैं उनकी। अब देखो पहला प्रश्न, आप अपने परिवार और आस पड़ोस में किन नियमों का पालन करते हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आप अपने परिवार और आस पड़ोस में किन नियमों का पालन करते हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं, उपयोगी क्यों हैं। तो देखो मैं अपने परिवार में घर के कामों में हाथ बटाने, बड़ों का सम्मान करने, जल्दी उठने, सोने और घर को साफ रखने जैसे नियमों का पालन करता हूं। मेरे मोहल्ले में लोग कूड़ा निर्धारित जगहों पर ही फेंकते हैं, अनावश्यक शोरगुल से बचते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और यातायात और पार्किंग के नियमों का भी पालन करते हैं। वे ये नियम परिवार और समुदाय दोनों में शांति, स्वच्छता और अच्छे रिश्तों को बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसा कि आपको चित्र के अंदर भी दिख रहा होगा कि जो व्यक्ति है वो कचरा देखो कूड़ेदान के अंदर डाल रहा है, लोग यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, चारों तरफ सफाई दिख रही है, बच्चा है वो दादाजी के साथ बैठकर किताबें पढ़ रहा है, एक बच्चा यहाँ पर टेबल की सफाई कर रहा है। तो ये सब काम है वो मैं अपने घर और पड़ोस के अंदर करता हूँ और इन नियमों का मैं पालन भी अच्छे से करता हूँ ताकि हमारे परिवार और समुदाय दोनों में शांति, स्वच्छता और अच्छे रिश्ते बने रहें। दूसरा है, क्या आपको लगता है कि कुछ नियम परिवार या समुदाय के कुछ लोगों के लिए अनुचित है, क्यों। आपको लगता है कि आपके परिवार या समुदाय के अंदर कुछ नियम, कानून, कायदे ऐसे बने हुए हैं जो परिवार या समुदाय के कुछ लोगों के लिए वो अनुचित है, गलत है, क्यों, वो बताना है। देखो हाँ, हमें लगता है कि परिवार या समुदाय में वंचित, दृष्टिहीन, विकलांग व्यक्तियों और बच्चों के लिए कुछ नियम अनुचित होते हैं। यानी ज्यादातर जो नियम बने होते हैं वो सही लोगों के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन परिवार और समुदाय के अंदर कुछ वंचित, सुविधाओं से वंचित लोग भी रहते हैं, कुछ दृष्टिहीन लोग जिनको दिखाई नहीं देता, कुछ विकलांग लोग, बच्चे, बुजुर्ग, ये सारे लोग रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नियम इन सभी के लिए उचित हो, कुछ नियम किसी के लिए अनुचित या गलत भी हो सकता है। क्योंकि जो ये लोग हैं जैसे सुविधाओं से वंचित लोग, दृष्टिहीन, विकलांग, बच्चे, बुजुर्ग, ऐसे लोगों को कुछ विशेष सुविधाओं और साधनों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अतः परिवार या समुदाय में बने हुए सभी प्रकार के नियम, कानून, कायदे सभी के लिए उचित नहीं हो सकते, वो कुछ के लिए अनुचित जरूर हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करें हम। तीसरा प्रश्न, उन परिस्थितियों का वर्णन करो जहां सामुदायिक समर्थन से फर्क पड़ता है। यानी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर यदि समुदाय मिलकर खड़ा हो, समुदाय समर्थन करे, तो फिर उन परिस्थितियों को बदला जा सकता है या उनमें सुधार लाया जा सकता है।
देखो यहाँ पर जैसे पहला चित्र है वो किसी आपदा का है, दूसरा किसी बीमारी के समय का है, तीसरा किसी शिक्षा से संबंधित है, और चौथा है वो किसी वृद्धा आश्रम से संबंधित है। तो यहां पर देखो इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहला जो परिस्थिति है वो है आपदा राहत, कि समुदाय बाढ़ या भूकंप के दौरान समुदाय के लोग दान, स्वयं सेवा या घरों के पुनर्निर्माण के माध्यम से क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस वजह से जैसे अभी पंजाब के अंदर आपदा आई थी तो कई सारे लोगों ने क्या की है, मदद की है, ताकि जो जगह या जो गांव शहर उजड़ गया था उसको पुनः बसने के अंदर सहायता हो सके और वो दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति के अंदर फिर से खड़ा हो सके। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करें स्वास्थ्य संकट, जैसे महामारी अभी कोरोना आया था तो जो अमीर लोग थे, जो संस्थाएं थी, बड़े बड़े समुदाय या ट्रस्ट थे, उन्होंने लोगों की मदद की थी। तो महामारी के दौरान लोग भोजन अभियान चलाते हैं, मास्क प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से समर्थन भी देते हैं, ताकि महामारी के दौरान उस महामारी से लड़ा जा सके, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके और उनके जीवन स्तर में दोबारा से सुधार किया जा सके। आगे बात करें शैक्षिक सहायता। आपने देखा होगा कि आज भी गांवों और पिछड़े क्षेत्रों के अंदर ऐसे बहुत सारे समुदाय, जनजातियां हैं जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। तो कई सारे समुदाय, ट्रस्ट, सोसाइटियां इस क्षेत्र में काम कर रही है, जो गरीब छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए ट्यूशन और छात्रवृत्ति समय समय पर प्रदान करती है, ताकि जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी शिक्षा के साथ जुड़ सके और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को क्या कर सके, प्रकाशमान कर सके या बेहतर बना सके। फिर है वृद्धों की देखभाल। तो पड़ोस के लोग वृद्ध निवासियों की सहायता करने, उनके साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। आपने देखा होगा आजकल शहरों के अंदर बड़े बड़े ओल्ड होम चलते हैं, यानी वृद्धा आश्रम चलते हैं, जिसमें आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी अच्छे से सेवा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, जिससे उनकी भलाई में क्या होता है, सुधार होता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहां पर समुदाय के लोग मिलकर उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपना योगदान अदा कर रहे हैं, जिससे उन परिस्थितियों से जल्द उबरा जा सके, उन परिस्थितियों में सुधार किया जा सके। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, आज की इस क्लास में हमने आपके अध्याय नंबर 9 परिवार और समुदाय के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।